अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी सब खैरियत से होंगे। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज़ फ्रॉम पेपर नंबर 1, बुक नंबर 1, फार्मास्यूटिक्स। हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ रहे थे सॉलिड डोजेज फॉर्म। इसमें हमने टैबलेट्स भी कैप्सूल्स पढ़ लिए थे, टैबलेट्स पढ़ ली थी, ग्रेन्यूल्स पढ़ लिए थे, पाउडर्स पढ़ लिए थे। आज जो हमने पढ़ना है वो है सपोजिटरीज। ठीक है जी, सपोजिटरीज क्या होती हैं? आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। Suppositories are solid dosage form of medicament। suppositories जो हैं ये मेडिसिन की सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, इंटेंडेड फॉर इंसर्शन, जो इसलिए तैयार की जाती हैं ताकि उनको इंसर्ट किया जाए, अंदर दाखिल किया जाए, इनटू बॉडी कैविटीज़, आपके जिस्म की खाली जगहों पर उसको दाखिल किया जाए, अदर देन द माउथ, मुंह के अलावा जो आपके जिस्म की जगह हैं वहां पर उनको दाखिल किया जाए। दे में बी इंसर्टेड इनटू रेक्टम, ये आपके रेक्टम में इंसर्ट की जा सकती हैं, वजाइना में, ये वजाइना में इंसर्ट की जाती हैं, और यूरेथ्रा या फिर यूरेथ्रा में इंसर्ट की जाती हैं, दाखिल की जाती हैं। वेयर सपोजिटरीज सॉफ्टन और मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, जब इनको दाखिल किया जाता है तो सपोजिटरीज जो है ये मेल्ट हो जाती हैं आपकी बॉडी टेम्परेचर पर, विच रिलीज द मेडिकामेंट एंड एक्सर्ट लोकल एंड सिस्टमेटिक एक्शन, और जब ये बॉडी के अंदर दाखिल होती हैं वहाँ जाके ये मेल्ट हो जाती हैं, मेडिसिन को क्या करती हैं? खारिज करती हैं, जिससे हमें लोकल या पूरे सिस्टम के ऊपर इफेक्ट नज़र आता है। Suppositories are vary in shapes, size and weights। Suppositories जो होती हैं ये शक्ल में, साइज में और वज़न में मुख्तलिफ होती हैं। These are convenient for administration of drugs। ये convenient होती हैं for administration of drugs which irritate, जो कि irritate करती हैं GIT को, कॉज वोमिटिंग, वोमिटिंग कॉज करवाती हैं, डिस्ट्रॉयड बाय स्टमक, स्टमक से टूट जाती हैं, पीएच। ठीक है जी। इजीली एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस को एडमिनिस्टर करना ये बहुत आसान होता है। ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों को भी, एन अनकॉन्शियस पेशेंट और बेहोश लोगों को भी सपोजिटरीज एडमिनिस्टर करना आसान होता है। सपोजिटरीज आर यूज्ड फॉर लोकल एक्शन, सपोजिटरीज को ज़्यादातर लोकल एक्शन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। रेक्टल के अंदर अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए, कब्ज़ ख़त्म करने के लिए। वजाइना के अंदर अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो एंटी बैक्टीरियल, एनाल्जेसिक या फिर लोकल एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ इसके सिस्टमेटिक इफेक्ट भी होते हैं। सिस्टमेटिक इफेक्ट क्या होते हैं? For systematic effect, mucous membrane of rectum and vagina permits absorption of many soluble drugs। तो जो रेक्टम और वजाइना होती है ये बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमें सिस्टमेटिक इफेक्ट भी मिल सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सपोजिटरीज, कितने किस्म की सपोजिटरीज होती हैं और उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं आइए पढ़ते हैं। रेक्टल सपोजिटरीज, पहली रेक्टम में दाखिल की जाने वाली सपोजिटरीज। शेप, दे आर टेपर्ड एट वन एंड और बोथ एंड। जो रेक्टम की सपोजिटरीज होगी उनको या तो एक साइड से या दोनों साइडों से टेपर्ड किया जाएगा। टेपर्ड का मतलब होता है ये है ना कोई चीज, ठीक है जी, ये इस तरह से आगे से उसको गोल बना देना, ये टेपर्ड होता है। फिर आएगा
32 mm इन लेंथ, ये 32 mm लेंथ की हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। वजन इसका 2 ग्राम अडल्ट में और 1 ग्राम चिल्ड्रंस में। बच्चों में ये 1 ग्राम की होगी, बड़ों में 2 ग्राम की। वजाइनल स्पोस्ट्रीज जो होती है ये ओवल फॉर्म में हो सकती है, अंडे की फॉर्म में, और रॉड शेप लंबी हो सकती है या कोन शेप हो सकती है। साइज दे आर लार्जर देन रेक्टल स्पोस्ट्रीज। जो रेक्टल स्पोस्ट्रीज थी वो 32 mm की थी, तो जो वजाइनल स्पोस्ट्रीज होंगी ये रेक्टल स्पोस्ट्रीज से ज्यादा बड़ी होंगी। इज अबाउट 5 ग्राम एंड वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द बेस यूज एंड पर्पज, और इसका जो वेट होगा वो 5 ग्राम तक होगा। यूरिथ्रल स्पोस्ट्रीज लॉन्ग थिन पेंसिल शेप राउंडेड फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है जी। तो जो यूरिथ्रा के अंदर हम एंटर करेंगे वो पतली लंबी राउंड होंगी। ठीक है जी, इस तरह पतली लंबी राउंडेड। साइज इसका भी 32 mm होगा, सिमिलर इन शेप टू यूरिथ्रल, और जिस तरह की शेप होगी यूरिथ्रा स्पोस्ट्रीज की वैसी ही, सॉरी यूरिथ्रल की हम बात करें, मेल में इसका साइज होगा 3 to 6 mm डायमीटर, 140 mm लेंथ, 70 mm लेंथ। फीमेल में 70 mm लेंथ होगी उसकी। ठीक है, और वेट जो होगा मेल में 4 ग्राम, फीमेल में 2 ग्राम। फिर आ जाती है नेजल स्पोस्ट्रीज, नाक की स्पोस्ट्रीज, ऑल्सो नोन एज नेजल बॉगीज, मेंट फॉर इंट्रोडक्शन टू द नेजल कैविटी, और ये आपके नाक में दाखिल की जाती हैं। इसकी शेप जो होगी वो बिल्कुल यूरिथ्रा की शेप की तरह, स्पोस्ट्रीज की तरह होगी। साइज इसका 32 mm लेंथ होगी, जितनी रेक्टल स्पोस्ट्रीज की लेंथ होती है उतनी ही इसकी भी लेंथ होगी। वेट इसका 1 ग्राम होगा। फिर आती हैं ओरल स्पोस्ट्रीज जो कान में दाखिल की जाती हैं। दीज आर ऑल्सो पेंसिल शेप लॉन्ग बोगीज, ये भी पेंसिल की तरह लॉन्ग बोगीज होती हैं। 32 mm लेंथ, इनकी जो साइज होता है वो 32 mm होता है। तो यही जो सब हमने पढ़ा है इसको उसने एक टेबल में कर दिया है। टाइप रेक्टल, शेप टेपर्ड ऑन वन और बोथ एंड, साइज 32 mm, वेट 2 ग्राम इन अडल्ट, 1 ग्राम इन चिल्ड्रन। वजाइनल ओवल रॉड कोन शेप, साइज लार्जर देन रेक्टल, वेट 5 ग्राम। यूरिथ्रा लॉन्ग थिन पेंसिल शेप, मेल में 140 mm, फीमेल में 70 mm, वेट मेल में होगा 4 ग्राम, फीमेल में 2 ग्राम। नेजल साइज जो है वो 32 mm और वेट इसका होगा 1 ग्राम। ऑरल में भी सेम शेप होगी, साइज भी सेम होगा, वेट भी सेम होगा। ठीक है जी। ये हमारी स्पोस्ट्रीज की कुछ क्लासिफिकेशंस हो गई। नेक्स्ट है स्पोस्ट्रीज की बेसिस। ठीक है जी, स्पोस्ट्रीज को जब बनाया जाएगा तो उनकी जो व्हीकल, जो बेसिस रखी जाएंगी वो कौन सी होंगी, आइए वो पढ़ते हैं। बेसिस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिलीज ऑफ मेडिकेशन। बेसिस जो हैं वो मेडिकमेंट्स जो हैं, मेडिकेशंस जो हैं, उनको उनकी रिलीज में बहुत अहम रोल प्ले करता है। दे रिमेन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। जो बेस होनी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड हो, लेकिन जो ही बॉडी टेम्परेचर पे टच करे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। कॉमनली एम्प्लॉयड बेस आर कोका बटर, ज्यादातर जो बेसिस इस्तेमाल की जाती हैं वो कोका बटर है, थ्यूब्रोमा ऑयल है, ग्लाइसीरो जेलेटिन बेस है, और पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल है। ठीक है जी, ये वाली ज्यादा बेसिस इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1 है फैटी बेस जो कि कोका बटर है। इट इज अ फैट ऑब्टेन फ्रॉम द रोस्टेड सीड ऑफ थ्यूब्रोमा कोका। थ्यूब्रोमा कोका जो एक प्लांट है उससे हम लोग इसको हासिल करते हैं। ये फैट्स होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इट मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर एंड रिलीज द मेडिकमेंट। ये बॉडी टेम्परेचर पे इजीली मेल्ट कर जाती है और मेडिसिन को रिलीज कर देती है। इट इज़ वेरी गुड बेस फॉर रेक्टल स्पोस्ट्रीज। रेक्टल स्पोस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छी बेस है।
इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर पैसरीज, यूरिथ्रल और नेजल बोगीज। ये यूरिथ्रल या नेजल बोगीज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती, बिकॉज क्योंकि इमिसिबल विद म्यूकस सिक्रीशन एंड आफ्टर मेल्टिंग लीक आउट ऑफ द कैविटीज। क्योंकि जब इसको अगर हम नोज के जरिए नोज में इंसर्ट करेंगे तो जो नोज के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होगी ये उसके साथ फिजिबल नहीं है, तो जो ही ये मेल्ट होगी ये आउट आ जाएगी। ठीक है जी, आउट होने से फिर ये काम नहीं कर पाएगी। फिर आता है वाटर मिसिबल बेसिस, ग्लाइसिरोजेलेटिन बेस। ग्लाइसिरोजेलेटिन बेस इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ग्लाइसरीन एंड वाटर। ये ग्लाइसरीन और वाटर का मिक्सचर होता है विच इज़ मेड स्टिफ बाय एडिशन ऑफ जेलेटिन, जिनको जेलेटिन की एडिशन से स्टिफ किया जाता है। द बेस बीन हाइड्रोफिलिक स्लोली डिजोल्व इन एक्वस सिक्रीशन। जो बेस है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है और ये स्लोली एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है। इट मे बी यूज्ड टू प्रिपेयर ऑल टाइप ऑफ सपोस्ट्रीज। इसको आमतौर पर तमाम किसी की जो सपोस्ट्रीज हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली वजाइनल सपोस्ट्रीज, स्पेशली वजाइनल सपोस्ट्रीज। दूसरी है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। दीज आर पॉलीमर्स ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड एंड वाटर। ये जो है ये इथाइलिन ऑक्साइड या पानी के पॉलीमर्स होते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज कार्बोवैक्स। इनको कार्बोवैक्स भी कहा जाता है। दे डोंट मेल्ट बट डिजोल्व इन द बॉडी फ्लूइड्स एंड रिलीज मेडिकमेंट। ये मेल्ट तो नहीं होते लेकिन बॉडी फ्लूइड के साथ मिलकर क्या करते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी सुपोजिटरीज भी खत्म हो गई। इसी के साथ साथ हमारा सॉलिड का जो पार्टिकल था जिसमें सपोजिटरीज, कैप्सूल्स, टैबलेट, ग्रैन्यूल्स, पाउडर्स, ये भी ख़त्म हो गए हमारे। ठीक है जी, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड में से ज़रूर चीज़ें आती हैं। अब हम पढ़ेंगे सेमी सॉलिड्स। सेमी सॉलिड्स डोजेज फॉर्म। अभी हमारा डोजेज फॉर्म का चैप्टर चल रहा है। सबसे पहले हमने लिक्विड को पढ़ा, उस सॉल्यूशन, उसके बाद हमने पढ़ा सॉलिड्स को, अब हम पढ़ रहे हैं सेमी सॉलिड। इसमें हमने तीन चीज़ें पढ़नी है, क्रीम, पेस्ट और ऑइंटमेंट्स। ठीक है जी, सबसे पहले ऑइंटमेंट्स क्या होता है। ऑइंटमेंट्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रेपरेशन। ऑइंटमेंट्स जो है ये नरम ग्रीसी टाइप एक सेमी सॉलिड प्रेपरेशन है, इंटेंटेड फॉर एप्लीकेशन ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इसको या तो स्किन के ऊपर या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर लगाया जा सकता है। टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट्स, कितने किस्म की ऑइंटमेंट्स होती हैं। नंबर 1 मेडिकेटेड, नंबर 2 नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड वो वाली होंगी जिसमें मेडिसिन होगी, नॉन मेडिकेटेड वो वाली होगी जिसमें मेडिसिन नहीं होगी। Medicated ointment contain a medicament dissolved, suspended or emulsified in the base। Medicated ointment वो ointment होगी जिसके अंदर जो मेडिसन है वो या तो डिजॉल्व होगी या सस्पेंड होगी या इमल्सिफाइड होगी। फिर आता है नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट। नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट आर यूज्ड एज व्हीकल फॉर प्रेपरेशन ऑफ मेडिकेटेड ऑइंटमेंट। नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट जो होता है ये आम तौर पर इस्तेमाल होता है व्हीकल के लिए फॉर प्रेपरेशन ऑफ मेडिकेटेड ऑइंटमेंट और कैन बी यूज फॉर देयर इमोलिएंट एंड प्रोडक्टिव एक्शन टू द स्किन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस। ठीक है जी, तो ऑइंटमेंट बेसिस जो है वो कितने किस्म की होती हैं, उनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है, आइए ये पढ़ते हैं। पहली है ओलिगनस, ओलिगनस बेस, ओलिगनस बेस। These base consist of water insoluble hydrophobic oil and fats। पानी के अंदर हल ना होने वाले,
पानी से डरने वाले जो ऑयल्स होते हैं, जो फैट्स होते हैं, उनसे मिलकर ओलिगनस बेस बनती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट्स आर हाइड्रोकार्बन। इसकी एग्जांपल है पेट्रोलियम जेली, जिसको सॉफ्ट पैराफिन भी कहते हैं, फिर लिक्विड पेट्रोलियम जेली, जिसको लिक्विड पैराफिन भी कहते हैं, और वाइट मिनरल ऑयल, वाइट मिनरल ऑयल। दीज बेसिस आर ग्रीसी एंड डिफ़िकल्ट टू रिमूव फ्रॉम स्किन। ये जो बेसिस हैं ये ग्रीसी होती हैं और डिफ़िकल्ट होता है इनको स्किन से रिमूव करना। दे प्रिवेंट ड्रेनेज ऑन ओजिंग एरिया एंड एवेपोरेशन ऑफ कुटेनियस सिक्रीशन। ये क्या करती हैं, ड्रेनेज प्रोवाइड करती हैं ओजिंग एरिया में और एवेपोरेशन प्रोवाइड करती हैं कुटेनियस सिक्रीशन में। फिर आती है एब्जॉर्प्शन बेसिस। एब्जॉर्प्शन बेसिस, द टर्म एब्जॉर्प्शन इज यूज्ड टू शो द हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द बेस। पानी को पसंद करने वाली, पानी को हल करने वाली जो बेस होगी उसके लिए हम एब्जॉर्प्शन बेस का नाम इस्तेमाल करेंगे। दे एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बट स्टिल रिटेन देयर ऑइंटमेंट लाइक कंसिस्टेंसी। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर पानी को अपने अंदर जज़ब करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, लेकिन ऑइंटमेंट की जो कंसिस्टेंसी है वो उसको बरकरार रखेंगी। इसकी एग्जांपल है वुल फैट, जो कि हमें वुल्फ ऑफ शीप से हासिल होती है। फिर हाइड्रस वुल फैट लैनोलीन, ठीक है, ये दो एग्जांपल्स उन्होंने यहाँ पे लिखी हैं। बीज वैक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम हनी कॉम ऑफ बीज। बीज वैक्सेस जो होती हैं ये हनी कॉम जो है वहां से हासिल होती हैं। इसके बाद आता है इमल्शन बेसिस। इमल्शन बेसिस, दीज आर सेमी सॉलिड इमल्शन, दीज आर ऑफ टू टाइप। जो इमल्शन बेसिस हैं ये सेमी सॉलिड इमल्शन बेसिस होती हैं, ये दो किस्म की हैं, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर, OW और O इंटू W या W इंटू O। इसका मतलब होता है ऑयल इन वाटर। इसका मतलब ये है कि एक आपके पास बीकर है, बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है और छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसके अंदर है, वो ऑयल के हैं, ठीक है जी। ये क्या हुआ, ये ऑयल पार्टिकल्स हैं और ये बाकी सारा क्या है, वाटर। तो ऑयल इन वाटर, पानी के अंदर ऑयल, ये क्या है, OW, ठीक है जी। फिर है WO, वाटर इन ऑयल, ये इसका ऑपोजिट होगा। ऑयल हर तरफ फैला हुआ है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स किसके हैं, वाटर के, ठीक है जी। तो ये क्या है, वाटर पार्टिकल, और ये जो बाकी सारे का सारा क्या है, ऑयल। वाटर इन ऑयल, पानी के ऑयल के अंदर पानी, WO, ठीक है जी। The additional amount of water can be incorporated in both the types. These bases contain both water soluble and water insoluble components. जारी बात है। अब ये जो है इसमें ऑयल भी है पानी भी है, उसमें भी ऑयल और पानी दोनों चीज़ें हैं, लेकिन इसमें ऑयल ज़्यादा है उसमें पानी ज़्यादा है। अच्छा, अब इनमें अगर हम कोई चीज़ ऐसी डालते हैं जो ऑयल में भी मिक्स हो सकती है, एक ऐसी चीज़ डालते हैं जो पानी में मिक्स हो सकती है, तो मिक्स इसमें दोनों चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन इसमें ऑयल ज़्यादा है, इसलिए जो चीज़ ऑयल में मिक्स होती होगी वो चीज़ WO में ज़्यादा मिक्स होगी, और जो पानी में ज़्यादा मिक्स होती है वो यहाँ पर कम और यहाँ पर ज़्यादा मिक्स होगी। फिर आता है वाटर सोलुबल बेसिस। दीज कंटेन ओनली द वाटर सोलुबल इंग्रेडिएंट बट नॉट द ग्रीजी सब्सटेंसेस, so also known as greaseless bases. These are water washable. वाटर soluble bases जो होती हैं ये बेसिकली वाटर के अंदर मिक्स इंग्रेडिएंट्स होती हैं,
ये ग्रीजी भी नहीं होती, इनको नॉन ग्रीजी बेसिस भी कहा जा सकता है। और जब ये बेस लगाई जाएगी तो ये इसके साथ ही पानी के साथ धुल भी जाएगी। इसकी एग्जांपल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है। Certain other substances that are used as water soluble bases include tragacanth, gelatin, pectin, cellulose derivatives। ठीक है जी। इसके साथ साथ जो दूसरी बेसिस वाटर सॉल्युबल में आती हैं वो कौन कौन सी हैं? ट्रैगाकैंथ, जेलेटिन, पैक्टिन और सेलुलोज डेरिवेटिव्स। ठीक है जी। अच्छा, अब बेसिस हमने पढ़ ली 4 किस्म की। बेसिस के अलावा ऑइंटमेंट के अंदर क्या क्या चीज डाली जाती है, आइए वो पढ़ते हैं। अदर एडिटिव्स इन ऑइंटमेंट्स, नंबर 1 है प्रिजर्वेटिव्स, नंबर 2 है एंटीऑक्सीडेंट्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? बेसिस हैविंग हाई वाटर कंटेंट सपोर्ट द माइक्रोबियल ग्रोथ। क्योंकि बेसिस के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रो कर जाना आम सी बात है इसमें। इसलिए फिर क्या किया जाता है कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। कौन से प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं? मिथाइल पैराबीन या प्रोपाइल पैराबीन बेंजोइक एसिड। ठीक है जी। ये वाले प्रिजर्वेटिव्स हम डालेंगे तो होगा क्या? ये प्रिजर्वेटिव्स डालने से माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी। फिर एंटीऑक्सीडेंट्स है, चिलेटिंग एजेंट्स भी है, ये कुछ एडिटिव्स हैं। फिर है प्रेपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स की प्रेपरेशन कैसे की जाती है? नंबर 1 है ट्रिचुरेशन मेथड, नंबर 2 है फ्यूजन मेथड। ये 2 मेथड हैं जिनके ज़रिए हम ऑइंटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। फिर है पैकेजिंग। इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर। इसको अच्छे क्लोज कंटेनर में पैक करना चाहिए। दीज आर पैक इन ऑइंटमेंट जार एंड कोलैप्सिबल ट्यूब्स। इनको या तो ऑइंटमेंट्स के जार्स में पैक किया जाए या कोलैप्सिबल दबाने से दब जाने वाली ट्यूब्स में डाला जाए। शुड बी सो पैक दैट देयर आर नो एयर स्पेसिस इन कंटेनर। ये इतने अच्छे से पैक होनी चाहिए कि इसमें कोई एयर स्पेस ना हो। स्टोरेज, स्टोर एट कूल प्लेस टू अवॉइड सॉफ्टिंग एंड लिक्विफिकेशन ऑफ द बेस। इनको इतने अच्छे तरीके से स्टोर किया जाए ताकि इनकी सॉफ्टनिंग पे और इनकी लिक्विफिकेशन पे कोई असर ना आ सके, कोई चेंजिंग ना आ सके। दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एयर, लाइट एंड मॉइस्चर। इसको हवा से, नमी से, लाइट से बचा के रखना है आपने। लेबलिंग, इट शुड बी लेबर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। अच्छे तरीके से इसके ऊपर लिखा होना चाहिए वाज़ेह अल्फाज में कि सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए। इसमें ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, अभी तक हमने सारा ऑइंटमेंट का पढ़ा है। अब हमने पढ़ना है कि ऑइंटमेंट ऑप्थेल्मिक, आंखों में लगाने वाली जो ऑइंटमेंट होती है वो कैसी होती है, वो क्या होती है, आइए उसको पढ़ते हैं। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट आर स्टेराइल डिस्पर्शन ऑफ मेडिकामेंट। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट जो है वो एक स्टेराइल डिस्पर्शन है मेडिकामेंट का, इन अ बेस मेंट फॉर एप्लीकेशन इनटू द आई, जिसके अंदर इस किस्म की बेस इस्तेमाल की जाती है कि मेडिसिन को आंखों के अंदर लगाया जा सके। दे शुड बी स्टेराइल एंड फ्री फ्रॉम इरिटेशन। ये स्टेराइल होने चाहिए और इरिटेशन से फ्री होने चाहिए। द बेस सेलेक्टेड फॉर एन आई मस्ट बी नॉन इरिटेटिंग एंड परमिट द डिफ्यूजन ऑफ ड्रग थ्रू आउट द सिक्रीशन ऑफ द आई। और ऐसी बेस इस्तेमाल की जाए जो ना तो इरिटेशन कॉज करे, चुभन वगैरह कॉज करे, और वो डिफ्यूजन भी अच्छे से कर सके आंख के अंदर, ताकि दवाई जो है वो अच्छे से आंख में हल हो सके। एंड मस्ट मेल्ट क्लोज टू द बॉडी टेम्परेचर। और बॉडी टेम्परेचर जाहिर बात है उस पर वो उसको ठीक से मेल्ट होना चाहिए उस बेस को। द प्रिपरेशन मस्ट बी कैरिड आउट अंडर एसेप्टिक कंडीशन। और जो प्रेपरेशन है उसको कम्प्लीटली एसेप्टिक कंडीशन में बनाना है ताकि किसी किस्म का भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेपरेशन के अंदर नहीं आना चाहिए, ताकि जब वो आंखों पे लगे तो आंखों पे कोई इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये होगी हमारी ऑइंटमेंट और ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट।
नेक्स्ट है क्रीम्स। क्रीम्स आर नॉन ग्रीसी विस्कस लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रेपरेशन। क्रीम जो है ये नॉन ग्रीसी मतलब ग्रीस की तरह की लुक नहीं देती है, विस्कस लिक्विड गाढ़ा लिक्विड होता है, और सेमी सॉलिड प्रेपरेशन या फिर ये सेमी सॉलिड प्रेपरेशन होती है, इमल्शन इंटेंटेड फॉर द एप्लीकेशन ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये इसलिए होती है कि उसको स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाया जा सके। क्रीम्स में भी मेडिकेटेड क्रीम, नॉन मेडिकेटेड क्रीम। मेडिकेटेड क्रीम जो होगी वो स्पेसिफिक किसी फंक्शन के लिए, किसी इलाज के लिए होगी। जो नॉन मेडिकेटेड क्रीम होगी वो एज इमोलियन टू सॉफ्टन द स्किन, आपकी स्किन को सॉफ्ट करने के लिए या किसी और काम के लिए होगी, उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होगा। Cream contain a water soluble base due to which they can be easily removed from the skin। क्रीम्स जो होती हैं इनमें वाटर soluble बेस होती है, इसीलिए इनको आप बड़ी आसानी से वॉश करके हटा सकते हैं अपनी स्किन से। दे आर ऑफ सॉफ्टर कंसिस्टेंसी, और इनके अंदर एक नरम कंसिस्टेंसी होती है। टाइप्स, वाटर इन ऑयल्स, ऑयल इन वाटर, ये भी दो किस्म के होते हैं, पानी के अंदर ऑयल या ऑयल के अंदर पानी। वो ज़रात कैसे होते हैं मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। प्रिजर्वेशन, द एक्वस क्रीम हैव अ टेंडेंसी टू बैक्टीरियल एंड मोल्ड ग्रोथ, देयरफॉर अ प्रिजर्वेटिव मस्ट बी एडेड। वो ये कह रहा है कि जो क्रीम होती है क्योंकि ये वाटर बेस से बनी हुई होती है, इसलिए इसमें माइक्रोबियल्स का ग्रोथ होना, माइक्रोबियल्स की ग्रोथ होना जो है वो पाई जा सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स को लाजिम ऐड करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होने देते। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ भी जाए तो उसको किल कर देते हैं। फिर है कंटेनर एंड स्टोरेज। क्रीम शुड बी सप्लाइड इन अ वेल क्लोज कंटेनर। क्रीम जो है उसको एक अच्छे क्लोज कंटेनर के अंदर सप्लाई करना है, विच शुड बी प्रिवेंट एवेपोरेशन एंड कंटेमिनेशन। और ये कंटेनर जो होगा ये एवेपोरेशन और कंटेमिनेशन को बचा के रखेगा। ना तो क्रीम के अंदर कंटेमिनेशन होने देगा, गंदगी होने देगा, और ना ही क्रीम के अंदर से एवेपोरेशन, बुखारात बन के किसी चीज को उड़ने नहीं देगा। दे शुड बी स्टोर इन अ कूल प्लेस। इसको ठंडी जगह पर रखा जाए ताकि इसके इंग्रेडिएंट्स नॉर्मल हालत में रहें। द कोलैप्सिबल ट्यूब मेड ऑफ मेटल और प्लास्टिक आर मोर सूटेबल फॉर पैकिंग ऑफ द क्रीम। कोलैप्सिबल मतलब जिसको दबाया जा सके। वो कहता है कि मेटल से बनने वाली या प्लास्टिक से बनने वाली ऐसी ट्यूब होनी चाहिए क्रीम के लिए जिसको आसानी से दबाकर अंदर के मटेरियल को बाहर निकाला जा सके। एल्युमिनियम ट्यूब्स आर नॉट सूटेबल फॉर पैकिंग क्रीम्स। एल्युमिनियम जो मेटल है उसकी जो ट्यूब्स बनाएंगे वो क्रीम्स के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर देम। ठीक है जी, ये हमारा क्रीम भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है हमारी पेस्ट्स। पेस्ट्स आर सेमी सॉलिड प्रेपरेशन यूज्ड फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। पेस्ट जो है ये सेमी सॉलिड प्रेपरेशन है जिसको इसलिए तैयार किया जाता है कि उसको स्किन पे लगाया जा सके। दे आर डिस्पर्शन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ इनसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंसेस। इनके अंदर बहुत बड़ी जो मिकदार होती है इनसॉल्युबल पाउडर की वो डिस्पर्स हुई होती है, वो
डिस्पर्स हुई होती है इन अ फैटी और एक्वस बेस, फैटी या एक्वस बेस के अंदर। दे आर लेस ग्रीसी एंड स्टिफर देन ऑइंटमेंट, ये लेस ग्रीसी होते हैं ऑइंटमेंट के मुताबिक और लेस स्टिफर होते हैं ऑइंटमेंट के मुताबिक, ड्यू टू हाई सॉलिड कंसंट्रेशन, क्योंकि इनमें सॉलिड कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। दे आर मोर एब्जॉर्प्टिव देन ऑइंटमेंट, ये ऑइंटमेंट से ज़्यादा एब्जॉर्प्टिव होते हैं। As they are stiff, so don't melt at ordinary temperature and forming a protective covering over the area to which they are applied। जैसा कि ये स्टिफ होते हैं, इसलिए फिर जब बॉडी टेम्परेचर को टच करते हैं तो ये मेल्ट नहीं होते, फिर जब यहाँ पर इनको लगा दिया जाता है वहाँ पर एक ये लेयर बना लेते हैं, ठीक है जी, वो लेयर बनाकर ये अपना काम करते हैं। They are difficult to remove, so not suitable for application to hairy areas। पेस्ट को रिमूव करना मुश्किल होता है पानी के साथ, इसीलिए जहाँ पर बाल हों वहाँ पर पेस्ट को नहीं लगाया जाता। Zinc and salicylic acid paste, which is also known as lesser paste, is most common used paste। वो ये कह रहा है कि जिंक की पेस्ट और सैलिसिलिक एसिड की पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा, जिसको लेसर पेस्ट भी कहते हैं, जिंक और सैलिसिलिक एसिड की बेस को, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है। और ये किस लिए यूज़ होती है? बेसिकली एज ए एंटीसेप्टिक, एज ए एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है? बेसिकली मतलब ज़ख़म हो गया ना, उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगाते हैं। क्यों? कि इस ज़ख़म के ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा भी तो वो किल हो जाएगा। तो यहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो सके उसके लिए हम जो चीज़ लगाएंगे माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए, वो एंटीसेप्टिक कहलाएगी। स्टोरेज एंड लेबलिंग, दे शुड बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, इसको हवा के टाइट कंटेनर में बंद करेंगे। so as to prevent evaporation of the moisture present in the paste, ताकि इसको हम जो टाइड इसलिए बंद करेंगे ताकि जो एवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर है वो पेस्ट के अंदर से एवेपोरेट ना हो सके, मतलब मॉइस्चर जो है वो बुखारात बनकर पेस्ट के अंदर से बाहर ना जा सके। पेस्ट विच कंटेन वाटर मस्ट बी suitably preserved by adding antimicrobial preservatives। वो ये कह रहा है कि जो पेस्ट वाटर बेसिस से बनी होगी उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स को लाजिम डाला जाएगा ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो सके। प्रिजर्वेटिव मैंने पहले भी बताया है, प्रिजर्वेटिव वो एजेंट, वो केमिकल, वो चीज़ होती है जिससे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो उसको किल कर दिया जाता है और मज़ीद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होने दी जाती। दे मस्ट बी लेबल्ड फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, और जो ये पेस्ट होंगी इनके ऊपर अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए वाज़े अल्फाज में, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए। ठीक है जी, तो ये क्या है? ये हमारा चैप्टर नंबर 6 डोजेज फॉर्म्स जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है जी, आइए इसको कंप्लीट एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म क्या होती है? बेसिकली डोजेज फॉर्म एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच इज रेडी फॉर द यूज ऑफ द पेशेंट इज कॉल्ड डोजेज फॉर्म। कोई भी फार्मास्यूटिकल की ऐसी प्रोडक्ट जो एक पेशेंट के लिए तैयार होकर वो इस्तेमाल कर सके उसको डोजेज फॉर्म कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमने पढ़ा एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, कि जो दवाई के अंदर वो ऐसा केमिकल या वो ऐसा मटेरियल जिससे बीमारी का इलाज होना होता है उसको थेराप्यूटिक एजेंट बोलते हैं। फिर हमने एडिटिव्स पढ़े, कौन कौन से एडिटिव्स होते हैं, व्हीकल, डाइलुएंट, बाइंडर, टैबलेट डिसइंटीग्रेटर, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, सरफेक्टेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, स्टेबलाइजर, स्टेबिलिटी, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट। ये सारे के सारे एक्सिपिएंट हैं जो थेराप्यूटिक एजेंट के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं
ताकि मुकम्मल एक कैप्सूल या एक गोली या एक ट्यूब या एक क्रीम या पेस्ट कुछ भी एक मुकम्मल फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म बन सके। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म। बेसिस ऑफ फार्मूलेशन के लिहाज से 3 किस्म की थी, लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड्स। फिर हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से पढ़ी। उसमें पहली आती है ओरल, जो मुंह के ज़रिए खाई जाती है। दूसरी पैरेंटल, जो मुंह के अलावा किसी ज़रिए से भी बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती है। और थर्ड है ट्रांसडर्मल टॉपिकल। और फोर्थ इनहेलेशन। ठीक है जी, ये आती है। लिक्विड डोजेज फॉर्म में सबसे पहले सोल्यूशन पढ़ा था हमने। सोल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है। सिरप है, सिरप के बाद फिर एलिक्सर्स हैं, एलिक्सर टिंचर्स है, सस्पेंशन है, इमल्शन है, लोशन और लिनामेंट्स हैं, एरोसोल्स हैं। एरोसोल्स बेसिकली क्या होता है, एक कंटेनर के अंदर हम मटीरियल प्रोडक्ट थेराप्यूटिक एजेंट को एक गैस के ज़रिए प्रेशराइज करके पैक करते हैं, फिर जब उसको दबाते हैं तो गैस के ज़रिए वो बाहर निकलता है। ठीक है जी। पैरेंट्रल क्या है, वो वाली चीज़ें जो हम बैरूनी किसी भी तरीके से इंजेक्ट की जाती हैं, जैसे आईवी इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शन या सबकुटेनियस इंजेक्शंस होते हैं। फिर सॉलिड डोजेज फॉर्म में हम देखा पाउडर, पाउडर से मिलके ग्रैन्यूल्स बनता है। ग्रैन्यूल्स को अगर प्रेस कर दिया जाए तो टैबलेट बनता है। ठीक है जी। टैबलेट्स फिर कितने किस्म की होती है, सिंगल कॉम्प्रेस, मल्टीपल कॉम्प्रेस, फिल्म कोटेड, शुगर कोटिंग, इंटरन कोटिंग, बकल, एफरवेसन। एफरवेसन वो टैबलेट होती है जिसको हम पानी में डालते हैं तो वो पानी से वो कुछ धुआं सा भी निकलता है और साथ ही वो पानी में पूरी मिक्स हो जाती है। फिर च्यूएबल टैबलेट्स जो चबा के खाते हैं। और फिर टैबलेट्स की कोटिंग कौन कौन सी होती है, शुगर कोटिंग होती है, मतलब एक टैबलेट के ऊपर आपने शुगर का कोट कर दिया है जिससे उसका टेस्ट और उसका जायका चेंज हो जाता है। फिर आपने फिल्म कोटिंग कर दी, फिर आपने अंटारिक कोटिंग कर दी। अंटारिक कोटिंग क्यों होती है, ताकि हम चाहते हैं कि हमारी गोली ना तो मुंह में हल हो ना मैदे में, वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाके हल हो, इसलिए हम अंटारिक कोटिंग कर देते हैं। उसके बाद डिप कोटिंग, जेलेटिन कोटिंग है। टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स फिर हमने कैप्सूल्स पढ़ा। क्या कैप्सूल्स क्या होता है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, कैप और बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर मेडिसिन को डाल के कैप ऊपर चढ़ा दिया जाता है। हार्ड जेलेटिन और सॉफ्ट जेलेटिन 2 किस्म के कैप्सूल्स होते हैं जिनके अंदर मेडिसिन को पैक किया जाता है। सपोस्ट्रीज हमने पढ़ी। सपोस्ट्रीज रैक्टल होती है, वेजाइनल होती है, उसके बाद नेज़ल होती है, यूरिथ्रल और ओरल सपोस्ट्रीज होती है। मतलब ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपकी मुंह की कैविटीज़ के अलावा जितनी बॉडी कैविटीज़ हैं वहाँ पर जो चीज़ें इंसर्ट की जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, सपोजिटरीज। फिर हमने इसकी बेसिस पढ़ी, फिर ऑइंटमेंट्स को पढ़ा और एट द एंड हमने क्रीम्स और पेस्ट को पढ़ा है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें आपने कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या ईमेल पे राब्ता करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़िएगा, इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से बस आज इतना ही। अस्सलाम वालेकुम जी।